Dr. Viraj Singh, lecturer of chemistry. Today we will discuss the colloidal solutions की properties. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को. पिछले वीडियो में कावुलेशन को देखा था, स्कंदन किसे कहते हैं, उसी स्कंदन के बचे हुए भाग को आगे बढ़ाते हुए आज को आप इस वीडियो में देख सकेंगे. और स्वरलांक गोल्ड किस तरीके से द्रव्य स्नेही सॉल्ट का स्वरलांक क्या होता है, इन प्रॉपर्टीज दो मेन हैं, इनको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं, स्कंदन हम लोगों ने देखा था कि द्रव विरोधी सॉल्ट में विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर वो आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं. इस घटना को स्कंदन कहते हैं. इस बात को प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो गया. अब हम आज देखेंगे आयनों का स्कंदन प्रभाव. आयनों का स्कंदन प्रभाव. और इस आयनों का स्कंदन प्रभाव को प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ऋणावेशित सॉल्ट के स्कंदन में विद्युत अपघट्ट का धनायन सक्रिय आयन होता है और धनावेशित सॉल्ट के स्कंदन में विद्युत अपघट्ट का ऋणायन सक्रिय आयन होता है. तो ये आयन किस प्रकार प्रभाव करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए एक वैज्ञानिक थे. उन्होंने एक नियम दिया जिसे हार्डे सुलजे रूल कहते हैं. ये आयनों के स्कंदन प्रभाव को व्यक्त करेंगे. ये हार्डे सुलजे रूल भी कहलाता है. तो हार्डे और सुलजे ने बताया, इन्होंने दो नियम दिए. पहला नियम दिया इन्होंने, किसी भी कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण में विद्युत अपघट्ट का वो आयन सक्रिय आयन होता है जिस पर कोलाइडी विलयन के कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत आवेश होता है. अर्थात धनावेशित सॉल्ट के स्कंदन में विद्युत अपघट्ट का ऋणायन और ऋणावेशित सॉल्ट के स्कंदन में विद्युत अपघट्ट का धनायन सक्रिय आयन होता है. ये इन्होंने पहला नियम दिया. दूसरा दिया, आयनों की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है. जिस आयन पर जितनी ज्यादा बैलेंसी होगी उसकी स्कंदन क्षमता कोआगुलेटिंग पावर भी उतना ही अधिक होगा. हम एक उदाहरण से देख सकते हैं. अगर हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, धन आवेशित कोई सॉल्ट लेते हैं, धन आवेशित सॉल्ट के स्कंदन में ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम. अगर कोई हमारा धनावेशित सॉल्ट है तो हम देखेंगे ऋणायन की स्कंदन क्षमता किस क्रम में बढ़ेगी. एक हमने क्लोराइड आयन लिया, इससे ज्यादा स्कंदन क्षमता सल्फेट आयन की होगी क्योंकि इस पर दो आवेश है. इससे ज्यादा स्कंदन क्षमता फास्फेट आयन की होगी क्योंकि इस पर तीन ऋणावेश है. और इससे ज्यादा स्कंदन क्षमता फेरोसाइनाइड आयन की होगी जिस पर कि 6 माइनस. तो जैसे जैसे इस ऋणायन पर आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस ऋणायन की स्कंदन क्षमता भी बढ़ती जाती है. इसी प्रकार अगर हमारा कोई ऋणावेशित सॉल्ट है तो ऋण आवेशित सॉल्ट के स्कंदन में धनायनों की स्कंदन क्षमता का बढ़ता है. अब हम देखते हैं, अगर कोई ऋणावेशित सॉल्ट है तो धनायन सक्रिय आयन काम करेगा. अब हमारा सोडियम आयन से ज्यादा स्कंदन क्षमता मैग्नीशियम आयन की होगी और मैग्नीशियम आयन से ज्यादा स्कंदन क्षमता एल्युमिनियम आयन की होगी क्योंकि इस पर
3 आवेश। तो ये 2 नियम दिए जो किसी भी आयनों की स्कंदन क्षमता को व्यक्त करते हैं और इसे हम हार्डे-सुलजे का रूल कहते हैं। अब एक शब्द और आता है इसमें, म्यूचुअल कोगुलेशन, पारस्परिक स्कंदन। अभी तक हमने द्रव विरोधी सॉल का स्कंदन देखा, अब हम पारस्परिक स्कंदन देखेंगे। 2 विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को परस्पर एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर दोनों का एक साथ स्कंदन हो जाता है। इस घटना को पारस्परिक स्कंदन या म्यूचुअल कोगुलेशन कहते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि कोगुलेशन के लिए उनके आवेश को उदासीन करना होता है और आवेश उदासीन सदैव दूसरे विपरीत आवेशित आयनों से होते हैं। तो अगर हम 2 विपरीत आवेशित कोलाइडी कण ले लें और उनको परस्पर समान अनुपात में मिला दें तो दोनों ही कोलाइडी विलयन एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर देते हैं और दोनों का स्कंदन हो जाता है। इस घटना को म्यूचुअल कोगुलेशन कहते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल लिया हमने, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल एक ऋणावेशित सॉल है, धन आवेशित सॉल है, सॉरी। दूसरा हमने लिया आर्सेनियट सल्फाइड सॉल जो कि एक ऋणावेशित सॉल है। इन दोनों को परस्पर मात्रा में मिलाया, परस्पर पर्याप्त मात्रा में मिलाया हमने इन दोनों को, निश्चित अनुपात ले लिया दोनों का, एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर दोनों का कोगुलेशन हो जाता है, बोथ कोगुलेटेड। तो इस घटना को हम म्यूचुअल कोगुलेशन कहते हैं। दोनों ने एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर दिया। आते हैं अगला, अगर हम द्रव स्नेही सॉल का स्कंदन देखें, अभी तक हम लोग द्रव विरोधी सॉल का स्कंदन पढ़ रहे थे। अगर हम द्रव स्नेही का देखें तो इसका स्कंदन कैसे होता है, इसको हम लायोफिलिक कहते हैं। तो द्रव स्नेही सॉल में विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर ये आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं, जबकि विद्युत अपघट्ट उनके आवेश को उदासीन कर देता है। तो फिर ये स्कंदित क्यों नहीं होते, उसको समझ लेंगे। क्योंकि इनके चारों तरफ, द्रव स्नेही कोलाइडी कणों के चारों तरफ प्रक्षेपण माध्यम की एक परत रहती है जो कणों को आपस में पास पास आने से रोकती है। इसलिए विद्युत आवेश उदासीन होने के बावजूद भी, के उपरांत भी इनका पारस्परिक स्कंदन नहीं होता है। अगर हमको इनका स्कंदन करना है तो विद्युत अपघट्ट के साथ साथ कुछ और एक पदार्थ भी मिलाना पड़ेगा जो द्रव की परत को हटा दे, तब इनका स्कंदन होगा। अगर हम बात करें लायोफिलिक सॉल की, जल स्नेही सॉल की, तो जल स्नेही सॉल में इनकी जो कोलाइडल पार्टिकल है इसके चारों तरफ जल की परत रहती है। तो अगर इसका स्कंदन करना है तो विद्युत अपघट्ट के साथ हमको सूक्ष्म मात्रा में अल्कोहल मिलाना होगा। अगर जल स्नेही सॉल का स्कंदन करना है, इसका स्कंदन अगर करना है तो हमें इसमें विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ इसमें सूक्ष्म मात्रा में अल्कोहल मिलाना होगा। तो विद्युत अपघट्ट इसके आवेश को उदासीन करेगा और अल्कोहल जो इसके चारों तरफ जल की परत है उसको हटा देगा और इस प्रकार जो जल स्नेही या द्रव स्नेही सॉल का स्कंदन हो जाता है। द्रव स्नेही सॉल रक्षण की क्रिया करते हैं, ये स्कंदन से होने को रोकते हैं। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है, लास्ट प्रॉपर्टीज है स्वर्णांक या गोल्ड नंबर। जो द्रव स्नेही सॉल होते हैं, द्रव स्नेही सॉल का स्वर्णांक गोल्ड नंबर, द्रव स्नेही सॉल की जो रक्षी क्रिया है वो गोल्ड नंबर या स्वर्णांक में व्यक्त की जाती है। अब इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, किसी भी द्रव स्नेही सॉल का जो स्वर्णांक है वो उसका मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार होता है, वह न्यूनतम भार होता है जो बिलियन में उपस्थित 10 ml मानक गोल्ड सॉल के बिलियन में उपस्थित 10% NaCl बिलियन का 1 ml मिलाने पर सॉल का रंग
लाल से नीला परिवर्तित होने से रोक देता है, उस मिलीग्राम में न्यूनतम मात्रा को उस द्रव स्नेही सॉल का स्वर्णांक कहते हैं। समझ लेंगे एक बार, किसी द्रव स्नेही सॉल का स्वर्णांक उसका मिलीग्राम में वो न्यूनतम भार होता है जो 10 ml मानक गोल्ड सॉल के बिलियन में उपस्थित 10% NaCl बिलियन का 1 ml मिलाने पर सॉल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रोक देता है, स्वर्णांक कहलाता है। और इस स्वर्णांक की स्वर्ण संख्या घटने के साथ साथ उसकी रक्षी क्रिया बढ़ती है। हम बात करें जिलेटिन, तो जिलेटिन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जिलेटिन रक्षी कोलाइड है। जिलेटिन का स्वर्णांक जो होता है वो 0.001 से 0.005 से 0.001 होता है। इसकी बहुत कम मात्रा ही रक्षण के लिए पर्याप्त होती है, इसीलिए जिलेटिन एक सुपीरियर क्वालिटी का रक्षी कोलाइड है। इसका उदाहरण कहां देखने को मिलता है? हमारी आइसक्रीम। आइसक्रीम में बर्फ के कोलाइडी कणों का स्कंदन ना हो, इसलिए उसके स्कंदन को रोकने के लिए उसमें सूक्ष्म मात्रा में जिलेटिन को मिला देते हैं, जो बर्फ के कोलाइडी कणों का स्कंदन होने को रोकती है और पूरी की पूरी आइसक्रीम ठंडी लगती है। दूसरा जो स्टार्च है, स्टार्च की जो स्वर्ण संख्या है वो 25 है, यानी बहुत अधिक मात्रा चाहिए हमको रक्षी करने के लिए, इसलिए स्टार्च एक इंफीरियर क्वालिटी का रक्षी कोलाइड है और जिलेटिन एक सुपीरियर क्वालिटी का रक्षी कोलाइड है। इस प्रकार हमने इस सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत दो टॉपिकों को स्टडी किया, एक अधिशोषण, दूसरा कोलाइडी विलयन। तो आज हमारी ये यूनिट, ये सरफेस केमिस्ट्री यहाँ पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम नई इकाई के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।